तो भाव कारकत्य या हाउस सिग्निफिकेशंस की हम बात करेंगे। और ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्हें नहीं समझ में आए वो मुझे बता देंगे। तो भाव कारकत्य का मतलब है किस भाव को कौन कौन से प्लेनेट सिग्निफाई कर रहे हैं। यहाँ पे सिग्निफाई का मतलब होता है किस भाव के रिजल्ट कौन कौन से प्लेनेट देंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अलग कंसेप्ट होता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में हम हर एक भाव के कारकत्य निकालेंगे। तो कारकत्य का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर भाव के रिजल्ट कौन कौन से ग्रह देंगे, ये पता करेंगे हम भाव कारकत्य में। कि जैसे पहले भाव के कारकत्य सपोज मंगल और शुक्र हो गया, इसका मतलब मंगल और शुक्र उस भाव के रिजल्ट देंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, दूसरी चीज, भाव कारकत्य को ज्ञात करने के लिए हमें भाव चलित कुंडली की आवश्यकता होती है। राशि कुंडली की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर हम भाव चलित कुंडली को यूज करेंगे। तो सेंटेंस में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाव कारकत्य का मतलब क्या है। हाउस सिग्निफिकेशंस का मतलब है जिस हाउस के जो भी प्लेनेट सिग्निफाई करेंगे, या जिस हाउस के जो भी कारकत्य जो भी प्लेनेट होंगे वो उस हाउस के या भाव के रिजल्ट देंगे। और भाव का, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, केपी कुंडली को ही भाव चलित कुंडली बोलते हैं क्या सर? यस यस, करेक्ट। केपी थैंक कुंडली यू। को ही भाव चलित बोलते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। तो भाव कारकत निकालने के लिए भाव चलित कुंडली का यूज किया जाता है। अब ये चार सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली अभी हम समझेंगे। पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ भाव कारकत्य निकालने का क्या तरीका होता है। आपको जिस भी भाव का, इसको ध्यान से सुनना, आप कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है कि भाव, जिस भी भाव के आपको कार्यकत्व निकालने हैं, सबसे पहले उस भाव के अंदर जाएंगे। मैं प्रैक्टिकली भी निकाल के बताऊंगा, पहले थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ। उस भाव में देखेंगे कौन सा ग्रह बैठा है। तो पहले नंबर पे हमने क्या देखा, उस भाव में देखेंगे कौन सा ग्रह बैठा है। वो ग्रह लेवल 2 का कार्यकत्व शो करेगा। चार तरीके के भाव कार्यकत्व होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। 4 टाइप के कार्यकत्व होंगे। तो उनका लेवल होता है, एक लेवल 1 का होता है हर एक भाव का, फिर लेवल 2 का होता है, फिर लेवल 3 का होता है, फिर लेवल 4 का होता है। जूली मैम, हाँ, बेटा है आज, बस अच्छा नहीं कि हम जान करके। जूली मैम, इसीलिए आया क्या उठ के? ना बेटा, आज हम पहले आपके बोल घर दे की देते हैं। बातें सुनाई दे रही हैं सबको। हाँ हाँ, थैंक यू। तो किसी भी भाव के चार तरीके के कारकत्व होते हैं। एक लेवल 1 का होता है, एक लेवल 2 का होता है, एक लेवल 3 का होता है, एक लेवल 4 का होता है। लेवल 1 का जो भी कार्य होगा किसी भाव का, वो सबसे स्ट्रोंग होता है। लेवल 2 का उससे थोड़ा वीक, लेवल 3 का उससे वीक, और लेवल 4 का उससे वीक होता है। इस तरीके से हम इसे क्लासीफाई करते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं लेवल 2 का निकालूंगा। और लेवल 2 का जो भी किसी भी भाव का सिग्निफिकेटर होगा, वो उस भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा। तो सबसे पहले हम लेवल 2 का निकालेंगे, और वो बहुत आसान है। उस भाव में जो भी ग्रह बैठा है वो लेवल 2 का कार्यकत्व रिप्रेजेंट करेगा। लेवल 1 का कौन होगा, जो ग्रह बैठा है उस भाव में, उसके नक्षत्र में जो भी ग्रह है, उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह। समझाता हूं, जैसे सपोज हम पहले भाव का कार्यकत्व निकालना चाहते हैं, उसके अंदर मंगल बैठा है। तो लेवल 2 का जो कार्यकत्व शो करेगा वो मंगल करेगा। और लेवल 1 का होगा जो मंगल के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, उसे हम लेवल 1 का कार्यस बोलेंगे। अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, यदि नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे लेवल 4 का, लेवल 3 बाद में निकालेंगे। लेवल 4 का होगा उस भाव का जो भी स्वामी है, जिसे ओनर बोलते हैं या लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। उस हाउस का जो भी स्वामी है वो चौथे नंबर का कार्य होगा। और उस भाव के स्वामी के नक्षत्र में जो बैठा हुआ है, वो प्लेनेट तीसरे नंबर का सिग्निफिकेटर होगा उस हाउस का। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करके प्रैक्टिकली अभी आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी हाउस के चार तरीके के कार्य होते हैं, सिग्निफिकेटर होते हैं। पहला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 का सबसे स्ट्रोंग होता है, लेवल 2 का उससे वीक, लेवल 3 का
उससे वीक लेवल 4 का सबसे वीक होता है। सबसे पहले हम लेवल 2 का निकालते हैं। लेवल 2 वो होता है जो उस भाव के अंदर ग्रह बैठा है, सिंपल। लेवल 1 वो होता है जो उस भाव के अंदर ग्रह बैठा है, उसके नक्षत्र में जो भी ग्रह है। तो लेवल 1 और लेवल 2 हो गए। इसके बाद हम निकालेंगे लेवल 4। लेवल 4 होता है उस भाव के स्वामी। तो भाव के स्वामी को हम लेवल 4 का बोलेंगे, लॉर्ड ऑफ हाउस, ऑनर ऑफ हाउस। और लेवल 3 का होगा उसके ऑनर के नक्षत्र में जो भी ग्रह बैठा हुआ है। अब इसको हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा, बड़े आसानी से समझ में आएगा। जिसे नहीं समझ में आए वो मुझे तब उसके बाद पूछेगा क्वेश्चन। अब ये मैंने एक भाव चलित कुंडली ली हुई है जिसमें मैं सभी भावों के आपको सिग्निफिकेटर निकालना यहाँ पर सिखाऊंगा। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये सब टेबल रेडीमेड अवेलेबल होती हैं। मैं 2-1 क्लास के बाद टेबलों पे भी बात करूंगा, तब आपको वो अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बताया भी था पर ज़्यादा नहीं समझ में आई होंगी, पर आप 1-2 क्लास वेट करेंगे। तो ये भाव चलित कुंडली ली है, और साथ में मैंने क्या लिया है, भाव चलित कुंडली के बाद ये मैंने एक और टेबल ली हुई है जो सभी मोबाइल ऐप के अंदर अवेलेबल होती है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात कहा था। ये इसको हम प्लैनेट या ग्रह टेबल बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, उन ग्रहों के नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी दिए हुए हैं। साइन लॉर्ड नहीं दे रखे हैं, राशि स्वामी नहीं दे रखे हैं। ये एक टेबल है जिसे प्लैनेट टेबल बोलते हैं, जो हमने पहले भी यूज़ की थी। इस टेबल के अंदर सभी ग्रहों के नक्षत्र स्वामी, जिसे हम स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, नक्षत्र लॉर्ड भी बोलते हैं, और सभी ग्रहों के उप नक्षत्र स्वामी, जिसे हम सब लॉर्ड भी बोलते हैं, वो दे रखे हैं। इस टेबल का भी हम यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको सभी भावों के सिग्निफिकेटर निकालना सिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे एक तो भाव चलित कुंडली चाहिए उस नेटिव की, और दूसरा मुझे प्लैनेट टेबल चाहिए। इसको प्लैनेट टेबल ही बोलते हैं, ग्रह टेबल। तो एक प्लैनेट टेबल होती है, एक भाव टेबल होती है। तो प्लैनेट टेबल के अंदर इन सभी प्लैनेट्स के नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी, जिसे हम स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं या सब लॉर्ड बोलते हैं, वो दे रखे हैं। जैसे सूर्य का नक्षत्र स्वामी देखना है तो ये राहु है, और उप नक्षत्र स्वामी देखना है तो यहाँ पर केतु नजर आ रहा होगा। चंद्रमा का आपको नक्षत्र स्वामी देखना है तो शनि है, और उप नक्षत्र स्वामी देखना है तो शुक्र है, ये नजर आ रहा है। तो मुझे सभी भावों के सिग्निफिकेटर या कार्येश निकालने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली भाव चलित कुंडली, और दूसरा उन सभी एक प्लैनेट कुंडली जिसके अंदर सभी प्लैनेट के नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी दे रखे हों। ये दो टेबल से अब आप देखिए आसानी से समझेंगे। मैंने यहाँ पर एक साइड में एक और टेबल बनाई है, ये खुद बनानी है। ये हमें एक्चुअल में नहीं बनानी, पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ये सब कुछ बना बनाया रेडीमेड मिलेगा। आप जो भी मोबाइल ऐप यूज़ करोगे या कोई भी आप यदि सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे, तो भी मैं जिन लोगों को यदि लेना है तो मैं बता देता हूँ। इसका एक स्टार वन सॉफ्टवेयर आता है जिसके चार्जेस होते हैं 1 साल के 1650 रुपये। तो यदि कोई बाय करना चाहे तो डायरेक्टली बाय कर सकता है। स्टार वन पे आप जाओगे गूगल पर, तो वहाँ पर आपको वो उसकी साइट मिल जाएगी, और उससे कोई लेना चाहे तो ले सकता है, ज़रूरी नहीं है ले इसे। अब देखते हैं हम, ये जो टेबल है इसके अंदर मैंने 6 कॉलम्स बनाए हैं, 6 खाने बनाए हैं ऐसे वर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाए हैं, और ऐसे मैंने इसके अंदर 13 रोज बनाई हैं, 13 रो बनाई है। ऐसे 1 2 3, इसमें जो सबसे ऊपर वाली रो है उसके अंदर सबसे पहले मैंने भाव लिखा है। तो इसके अंदर मैंने सभी 12 भावों को भर दिया है, एक से लेकर। फिर मैंने लिखा है लेवल 1 का सिग्निफिकेटर, यहाँ पर लेवल 1। और लेवल 1 का सिग्निफिकेटर होता है, इसमें पता चलेगा भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, उस भाव के अंदर जो भी ग्रह स्थित है उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह को हम लेवल 1 का सिग्निफिकेटर बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद भाव में स्थित ग्रह, ये लेवल 2 का सिग्निफिकेटर होता है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तीसरे कॉलम में। चौथे कॉलम में मैंने लिखा है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह, और नेक्स्ट 5वें कॉलम में लिखा है भाव का स्वामी, ये चौथे नंबर का सिग्निफिकेटर है। और एंड में लिखा है मैंने कार्येश और सिग्निफिकेटर। तो ये 6 कॉलम बनाए हुए हैं। मैंने अभी आपको समझाया था 4 तरीके के सिग्निफिकेटर होते हैं किसी भी भाव के। अब मैं वो निकालना आपको सिखा रहा हूँ। मैंने एक कॉलम बना ली है वो 4 तरीके के सिग्निफिकेटर के। कॉलम भी आपको अब आसानी से समझ में आएंगे।
कि मैं पहले भाव के सिग्निफिकेटर निकालना सिखा रहा हूं। अब सब फोकस करिए, कैसे निकाल रहा हूं। आपको पिछला कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो अब जरूर समझ में आना चाहिए। पहले भाव में आया तो जो लेवल 2 का सिग्निफिकेटर निकालेंगे सबसे पहले ध्यान रखना। और लेवल 2 का सिग्निफिकेटर होता है भाव में स्थित ग्रह। तो अब मैं देखूंगा पहले भाव के अंदर कोई ग्रह है क्या, तो आपको कोई भी ग्रह नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए कोई नहीं, इसके अंदर कोई भी ग्रह नहीं है। तो मैंने इसके अंदर कोई नहीं लिख दिया है, ये कोई नहीं नज़र आ गया। देखिए पहले भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं है। अब दूसरा, अब मैं लेवल 2 के बाद लेवल 1 का सिग्निफिकेटर पता करूंगा। तो वो आएगा भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो भाव में जब कोई ग्रह है ही नहीं तो उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह होने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैंने यहाँ पर भी कोई नहीं लिख दिया है। तो लेवल 1 और लेवल 2 के सिग्निफिकेटर पता चल गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पहले भाव के सिग्निफिकेटर निकालने हैं चारों, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सबसे पहले मैं लेवल 2 का सिग्निफिकेटर पता करूँगा। वो भाव में स्थित ग्रह होता है, तो भाव में कोई ग्रह नहीं है इसलिए मैंने लिखा कोई नहीं। अब लेवल 1 का पता करूँगा, तो जो भाव में स्थित ग्रह है उसके नक्षत्र में जो ग्रह है वो आपका लेवल 1 का सिग्निफिकेटर होगा। क्योंकि भाव के अंदर कोई ग्रह है ही नहीं तो उसके नक्षत्र के अंदर ग्रह होने का क्वेश्चन अराइज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई नहीं लिख दिया है। फिर से अब मैं लेवल 3 की बजाय पहले लेवल 4 का सिग्निफिकेटर पता करूँगा। लेवल 4 का सिग्निफिकेटर होता है भाव का स्वामी, द लॉर्ड ऑफ द हाउस। तो देखिए फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि है वो 6 है, कन्या या वर्गो साइन है, उसका लॉर्ड होता है मरकरी या बुध। तो जो लेवल 4 का सिग्निफिकेटर बुध या मरकरी हो गया। अब ध्यान से सुनिए, लेवल 3 का सिग्निफिकेटर बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह, भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो बुध के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है ये पता करना है। इसको जरा ध्यान से समझना। ये जो मैंने प्लेनेट टेबल ली हुई थी उसमें पहले नंबर पे लिखे हुए हैं ये सभी प्लेनेट लिखे हुए हैं, दूसरे नंबर पर उनके नक्षत्र लॉर्ड लिखे हुए हैं, और तीसरे नंबर पर उनके सब लॉर्ड लिखे हुए हैं। अब मुझे बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह चाहिए, बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो मतलब बुध जिसका नक्षत्र लॉर्ड बनेगा वो ग्रह होगा ये। बुध के नक्षत्र में जो भी ग्रह होगा उस ग्रह का नक्षत्र लॉर्ड बुध हो जाएगा। तो उसे इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, जो नक्षत्र स्वामी वाली इस कॉलम में जाएंगे। नक्षत्र स्वामी वाले कॉलम में हम देखेंगे बुध क्या किसी का नक्षत्र बन रहा है क्या। तो बुध किसी का नक्षत्र स्वामी बन रहा है क्या, यहाँ पे देखते हैं। तो इस रो के अंदर बुध कहीं आ रहा है क्या, तो इस रो में बुध कहीं भी नहीं आ रहा है। इस रो में वो सॉरी कॉलम में बुध नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बुध किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड है नहीं। जब बुध किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं है इसका मतलब बुध के नक्षत्र में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये मैंने चारों निकाले, अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, है पेशेंस। मैं कम से कम 5-6 हाउसेज के सिग्निफिकेटर निकालना यहाँ पे सिखाऊंगा, आप जरूर सब सीख जाएंगे, ऐसा मुझे यकीन है। अब मैंने सब निकाल लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। इसको रिपीट नहीं करूँगा, मैं दूसरा हाउस लेकर रिपीट कर दूंगा। तो आप देखिए ध्यान से, इनमें जितने भी ग्रह टोटल आ रहे हैं उन्हें मैं यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में लिख दूंगा। बुध केवल एक ही ग्रह आ रहा है, इसका मतलब पहले भाव का सिग्निफिकेटर बुध हो गया। इन सभी ग्रहों को लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे, और जैसे यहाँ पर बुध नजर आ रहा है तो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर बुध हो गया। इतने आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ दूसरा भाव लेकर। सेकंड हाउस का सिग्निफिकेटर निकालना मैं अब आपको सिखाऊंगा। अब इस सेकंड भाव का ध्यान से समझें, ये आपका रिवीजन है जो मैंने पहले भाव का बताया। तो सेकंड भाव का सिग्निफिकेटर निकालूंगा। अब फोकस करें, सबसे पहले मैं निकालूंगा लेवल 2 का सिग्निफिकेटर। लेवल 2 का सिग्निफिकेटर कौन होता है, उस भाव में स्थित ग्रह। तो देखिए सेकंड भाव है, इसके अंदर कौन सा ग्रह स्थित है, गुरु। तो मैंने गुरु लिख दिया, ये लेवल 2 का सिग्निफिकेटर हो गया, वो बहुत ईजी है। अब लेवल 1 का सिग्निफिकेटर बताऊंगा मैं आपको। लेवल 1 का सिग्निफिकेटर कौन होगा, जो गुरु जो इस भाव में स्थित ग्रह है उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह, मतलब गुरु के नक्षत्र में स्थित ग्रह को हमें देखना है। तो वो कैसे देखेंगे, इस वाली टेबल में आएंगे तो हम देखेंगे गुरु किसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है। गुरु जिसका भी नक्षत्र स्वामी बन रहा है वो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम चलते हैं सेकंड कॉलम के अंदर देखते हैं, तो गुरु आपका गुरु का ही नक्षत्र स्वामी बन रहा है। गुरु गुरु का नक्षत्र स्वामी बन रहा है। और कोई आ रहा है क्या? गुरु एक ही जगह आ रहा है बस। इसका मतलब गुरु गुरु का ही नक्षत्र स्वामी है। तो आपका लेवल 1 का सिग्निफिकेटर गुरु ही हो गया। इस तरीके से हमने लेवल 1 और लेवल 2 का सिग्निफिकेटर पता कर लिए। अब मैं लेवल 4 का सिग्निफिकेटर मालूम करूंगा। लेवल 4 का सिग्निफिकेटर कौन होता है? भाव का स्वामी। तो देखिए सेकंड भाव के अंदर 6 साइन है, वर्गो या कन्या राशि है, उसका स्वामी बुध या मरकरी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए बुध लिख दिया। अब लेवल 3 का सिग्निफिकेटर पता करूंगा, बुध के नक्षत्र में स्थित ग्रह। वो कैसे पता करेंगे? इस वाली टेबल में आएंगे, सर देखेंगे सेकंड हाउस में 7 नंबर है तो वो शुक्र नहीं हुआ उसका L4 जो है। 6 नंबर है, 7 नहीं है। इसके नहीं अंदर सर, 6 राशियां नंबर रिपीट क्या होती हैं। कन्या राशि की कुंडली है ना सर ये? हाँ, तो इसमें भावचलित कुंडली में मैडम राशियां रिपीट होती हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कई राशियां होंगी भी नहीं। ठीक है, ठीक है सर, भावचलित है। ठीक है सर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा बुध, अब बुध के नक्षत्र में, तो बुध किसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है? तो पीछे हमने देखा था किसी का भी नहीं बन रहा। तो इसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो अब आप देखिए सेकंड हाउस में चारों हमने सिग्निफिकेटर निकाल लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब लेवल क्या है इसका भी हम यूज़ करेंगे, बाद में मैं समझाऊंगा। अब इन सबको एक साथ लास्ट वाले कॉलम में लिख दिया मैंने। तो एक तो गुरु आ रहा है, ये रिपीट हो रहा है, फिर बुध आ रहा है। तो गुरु और बुध आए, इसका मतलब सेकंड हाउस के सिग्निफिकेटर गुरु और बुध हो गए। अब मैं आपको एट रैंडम कोई और हाउस उठा लेता हूँ, और ये मैं ले लेता हूँ आपको, सपोज कर लेते हैं हम, आपको चौथे भाव का हमने सिग्निफिकेटर देखना है, फोर्थ हाउस का। तो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेटर देखने के लिए हम क्या करेंगे, चौथे भाव के अंदर चले गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा भाव। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया लेवल 2 का सिग्निफिकेटर पता करते हैं। लेवल 2 का क्या होता है? उस भाव में स्थित ग्रह। तो चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया कोई नहीं। जब उस भाव में कोई ग्रह है ही नहीं, तो लेवल 1 का सिग्निफिकेटर भी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जब ग्रह ही नहीं है तो उसके नक्षत्र में स्थित ग्रह हमें निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर लेवल 1 का सिग्निफिकेटर भी कोई नहीं हो गया। तो दो सिग्निफिकेटर पता चल गए। अब हम निकालेंगे लेवल 4 का सिग्निफिकेटर। लेवल 4 का सिग्निफिकेटर होगा उस भाव का स्वामी। तो देखिए चौथे भाव के अंदर 9 साइन है, सेजिटेरियस या धनु राशि है, तो इसका स्वामी हो गया जुपिटर या गुरु। तो यहाँ पर देखिए मैंने फोर्थ हाउस के लेवल 4 का सिग्निफिकेटर हो गया गुरु। अब लेवल 3 का सिग्निफिकेटर हम निकालेंगे, गुरु के नक्षत्र में स्थित ग्रह। मतलब गुरु जिसका भी नक्षत्र स्वामी या स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। तो अभी हमने पीछे निकाला ही था, गुरु गुरु का ही नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, इसलिए लेवल 3 का सिग्निफिकेटर भी गुरु ही हो गया। इस तरीके से मैंने ये निकाल के बता दिया आपको। अब मैं आपको सर इसमें क्या कहते हैं सर, लगन की डिग्री का कोई महत्व नहीं है? नहीं सर, वो सब हम सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड निकालने में यूज कर लेते हैं। इसके बाद डिग्रीज वगैरह का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। जब आप नक्षत्र लॉर्ड निकालते हो तो वो डिग्री के बेस पे आता है, सब लॉर्ड जी निकालते हो वो भी डिग्री के बेस पे आता है। जी अब सर जी देखते हैं सिग्निफिकेटर, हम देखते हैं, और आपको समझाने के लिए मैं नवे हाउस के सिग्निफिकेटर बता रहा हूँ अब आपको। इसके बाद मैं एक और बता दूंगा, जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो बाद में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए नवे हाउस पे आ जाता हूँ मैं। तो ये नवा हाउस है, तो नवे 9th हाउस के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था लेवल 2 का सिग्निफिकेटर निकालते हैं। तो 9th हाउस के अंदर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र, मंगल एंड राहु, वीनस, मार्स एंड राहु। तो लेवल 2 के सिग्निफिकेटर 9th हाउस के हो गए, शुक्र, राहु और मंगल, 3 सिग्निफिकेटर हो गए। अब क्या करना है, 3 मैंने इसलिए लिए हैं इंटेंशनली, क्योंकि ये क्वेश्चन नेचुरली आता है कि एक से ज़्यादा है तो क्या करना है। अब इन तीनों के नक्षत्र में स्थित ग्रह लेंगे हम, तीनों के। तो सबसे पहले हम लेंगे शुक्र के नक्षत्र में स्थित ग्रह। उसको लेने का तरीका अब आप समझ चुके होंगे। हम देखेंगे शुक्र किसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, स्टार लॉर्ड बन रहा है या नक्षत्र स्वामी बन रहा है। तो स्टार लॉर्ड वाली टेबल में हम देखेंगे शुक्र आ रहा है क्या, तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। तो अब मैंने शुक्र को छोड़ दिया। अब मैं आऊँगा दूसरे प्लेनेट पर, राहु।
तो राहु किसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है या राहु के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है? तो देखिए राहु यहाँ पे पहले नंबर पे ही आ गया, तो राहु के नक्षत्र में सूर्य है। इसके बाद और देखता हूँ, राहु आगे तो कहीं नहीं आ रहा है और आगे कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब राहु के नक्षत्र में स्थित ग्रह सूर्य हो गया। तो देखिए सूर्य यहाँ पर मैंने लिख दिया है, 9th हाउस में लेवल 1 का सिग्निफिकेटर सूर्य हो गया। अब लेवल 2 का सिग्निफिकेटर मंगल है तीसरा, तो हम देखेंगे मंगल के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है या मंगल किसका नक्षत्र स्वामी बन रहा है। तो यहाँ पर हम आगे जाते हैं, तो देखिए मंगल आ गया, मंगल शुक्र का नक्षत्र स्वामी बन रहा है, तो शुक्र भी यहाँ पर लेवल 1 का सिग्निफिकेटर हो जाएगा। मैंने ये शुक्र लिख दिया यहाँ पर, ये लेवल 1 का सिग्निफिकेटर हो गया। अब क्या करना है, देखिए भाव स्वामी के लेवल 4 का सिग्निफिकेटर निकालेंगे अब, लेवल 4। तो लेवल 4 कौन होता है? उस भाव का लॉर्ड, ऑनर ऑफ दैट हाउस और उसका भाव स्वामी। तो 9वें भाव के अंदर 2 साइन है, वृषभ राशि है या टॉरस है, तो उसका लॉर्ड शुक्र या वीनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लेवल 4 का सिग्निफिकेटर वीनस हो गया। अब लेवल 3 का सिग्निफिकेटर क्या होगा कि वीनस या शुक्र के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है या शुक्र का किसका नक्षत्र लॉर्ड है। तो पहले ही हमने देखा था, अभी शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, शुक्र किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं है, तो ये लेवल 3 का यहाँ पर कोई भी सिग्निफिकेटर नहीं है। अब ये सारे हमने निकाल लिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। अब इन सबको इकट्ठा करके लास्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यहाँ पर देखे सूर्य आ रहा है, शुक्र आ रहा है, राहु आ रहा है, मंगल आ रहा है, तो ये सब लिख दिए हमने, सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु। अब आपसे पूछा जाए 9वें भाव के सिग्निफिकेटर कौन कौन से ग्रह हैं, तो 9वें भाव के सिग्निफिकेटर हो गए सूर्य, मंगल, शुक्र एंड राहु। अब आप में से किसी को भी सिग्निफिकेटर निकालने में यदि कोई प्रॉब्लम है और समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आ गया सर, इट वाज सिंपल, Everything is and clear, sir. explained very well, so it is very clear. आगे बढ़ते हैं सबसे, और किसी को भी यदि डाउट्स हो तो हेजिटेट नहीं करेगा, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं, पर जो पर्पज़ है वो सॉल्व होना चाहिए, आपका भी और मेरा भी। तो सर आप अच्छे लोग से समझ में आ गया। सीख पाए सर। और मैं सिखा पाऊँ। अब देखिए हम यहाँ पर दूसरी चीज़ देखेंगे अभी कि कौन सा प्लेनेट, अभी हमने देख लिया, जैसे वहाँ पर ये वही टेबल मैंने फिर से ले लिया जो अभी हमने निकाले थे। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो जो बुध है वो आपका पहले भाव का सिग्निफिकेटर था, दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर गुरु और बुध थे, तीसरे भाव के सिग्निफिकेटर चंद्र, केतु, शुक्र और मंगल थे, चौथे भाव के सिग्निफिकेटर गुरु थे, पांचवें भाव के चंद्र, बुध, शनि और केतु थे। अब आपसे पूछा जाए पहले भाव के सिग्निफिकेटर कौन है, तो हम आसानी से कहेंगे कि भाई पहले भाव का सिग्निफिकेटर बुध है। फिर हमसे पूछा जाए 7वें भाव का सिग्निफिकेटर कौन है, तो हम कहेंगे 7वें भाव का सिग्निफिकेटर गुरु है। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट अपोजिट, अब हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, वो किन किन भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, उसका शायद यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्लेनेट किन किन भावों का सिग्निफिकेटर बन रहा है, वो अब यहाँ पर देखेंगे। अभी मैंने निकाले थे एक भाव के कौन कौन से प्लेनेट सिग्निफिकेटर हैं, अब हम यहाँ पर निकालेंगे। अब हमें बताना है कि कौन से भाव का फल कौन सा ग्रह देगा, तो उसके लिए हम टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ से। तो कौन सा ग्रह कौन से भावों के रिजल्ट देगा, तो इस टेबल में मैंने देखिए सारे 9 ग्रह लिख दिए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब मुझे देखना है कि सूर्य किन किन भावों के रिजल्ट देगा। तो जो ये लास्ट वाली आपने यहाँ पर कॉलम बनाया था कार्येश वाला, इसमें आप ढूंढिए सूर्य कहाँ पर है। तो मैंने पहले भाव में देखा नहीं है, दूसरे में देखा नहीं है, तीसरे में देखा नहीं है, चौथे में भी नहीं है, पाँचवें में भी नहीं है, छठे भाव में भी सूर्य नहीं है, 7वें में भी नहीं है, 8वें में भी, 9वें भाव के अंदर सूर्य आ रहा है। इसके बाद वो 10वें भाव के अंदर सूर्य आ रहा है, और नीचे थोड़ा प्रिंट कट गया है, 12वें भाव के अंदर भी सूर्य है, यहाँ पर प्रिंट वो कट गया है, तो 12वें भाव में भी सूर्य आ रहा है। यदि मैं पिछले पेज पे लेके जाऊँ तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर 12वें भाव में भी सूर्य आ रहा है। जो मैं शेयर कर रहा हूँ उसकी वजह से कट गया था। तो सूर्य किस किस का सिग्निफाई कर रहा है, 9th हाउस, 10th हाउस एंड 12th हाउस। तो सूर्य इस केस में 9वें
10वें और 12वें भाव का रिजल्ट देगा। सूर्य के बारे में हमें पता कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मैं आपको बुध के बारे में बताऊं कि बुध कौन कौन से भावों को सिग्निफाई करेगा इस कुंडली के अंदर। तो अब आप क्या करेंगे, वही लास्ट वाले कॉलम के अंदर जाएंगे, देखेंगे बुध कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए पहले भाव के आगे बुध है तो पहला भाव लिख दिया यहाँ पे बुध के आगे। दूसरे भाव में बुध आ रहा है तो दूसरे भाव के आगे बुध लिख दिया। फिर ये बुध आ रहा है आपका 5वें भाव में, तो 5वें भाव में बुध लिख दिया। फिर छठे भाव में बुध आ रहा है तो छठा लिख दिया। इसके बाद बुध हमारा आ रहा है ये 10th हाउस के अंदर, 11th हाउस के अंदर। तो ये सारे मैंने भाव लिख दिए जिन जिन के अंदर बुध आ रहा है। तो अब यदि हमसे पूछा जाए कि बुध कौन कौन से भावों का सिग्निफिकेटर है या किन किन भावों के फल बुध ने देने हैं, तो यहाँ पर देखिए अब कितने सारे भाव आ गए, 1 2 5 6 10 11। तो आप जो हम उस क्लास में पढ़ रहे थे उससे डिफरेंट आ गया। इस तरीके से हम किसी भी भाव के और किसी भी ग्रह के सिग्निफिकेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। भाव और ग्रह के सिग्निफिकेटर से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जी जी जी, अब पूछिए सर। तो ये अपने को जो मोबाइल ऐप है उसी का टेबल रेफर करना है? बिल्कुल सर, ये टेबल हम होपफुली 1 या 2 क्लास के बाद मैं आपको रेफर भी करूंगा और आप पहली प्रेडिक्शन भी उस दिन दे दोगे। अच्छा, एक्चुअली केपी में इतना आसान है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, केपी में हम 2 दिन में प्रेडिक्शन देना भी सीख सकते हैं। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आगे जब हम ट्रांजिट वगैरह पे एक्स्ट्रा चीज़ों पे जाएंगे तो थोड़ा वो होता है, मगर ये बहुत ज़्यादा सटीक है। इसके अंदर क्या है, आपको अपना माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लेटर ऑन बताएंगे। तो इसमें ज़्यादा इजी होता है प्रेडिक्शन देना एज़ कम्पेयर टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। पर इसका एक ही ड्रॉबैक है कि यदि आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कई बार। अभी अच्छा। आप इससे रिलेटेड पूछें कि आपको हाउस सिग्निफिकेशन एंड प्लेनेट सिग्निफिकेशन क्लियर हो चुका है सर? जो आप हाँ हो अभी क्लियर हो Yes, sir, गया yes, तो sir. आंसर क्यों आ रहा क्लियर था? क्लियर। जी, अब देखते हैं सर आगे। मैं आपको इसमें कुछ और चीज़ें बताता हूँ। आज ग्रह कार्यकत्व की बात करूँगा अभी मैं। जी ग्रह कार्यकत्व, और ये मैं पहले से ही बता देता हूँ, अभी मैं कमिंग क्लासेस में सब लोगों को भाव पता होंगे, आपको ज़्यादातर लोगों को राशियाँ पता होंगी, मगर मैं जैसे ही कहूँगा कि मैं 12 भाव डिस्कस करूँगा तो आप में से ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि क्या ज़रूरत है सुनने की, हमें पता है। पर आप सभी लोग जो वैदिक भी करते हैं, किसी भी तरह की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उन क्लासेस को ज़रा मेरी अटेंड जरूर करना। आपके कंसेप्ट बदल दूंगा मैं। आप जो सोचते हो उससे कुछ अलग ही चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पर उसमें थोड़ा टाइम हम देंगे, पर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए सर, प्लैनेट सिग्निफिकेशन या ग्रह कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। ये बड़ा सीखने की चीज़ है। सर एक अभी क्वेश्चन था। जी जी जी। सर आपने अभी बताया था कि वैदिक, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। वैदिक में और केपी के भाव कारकत्व दोनों सेम ही रहते हैं कि अलग रहते हैं? नहीं, वैदिक में कोई भाव कारकत्व नहीं होते। वैदिक में तो आप लॉर्ड देखते हो, प्लेनेट देखते हो। कारकत्व वाला कंसेप्ट ये केपी का है। वैदिक में तो आप ये देखते हो कि भाई उसमें उसका लॉर्ड कौन है, मेनली उसी को मान के चलते हैं हम कि वही रिजल्ट देगा, या उस भाव के अंदर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और कोई तरीका नहीं है वहाँ पर निकालने का, या लॉर्ड के साथ कोई कंजक्टेड है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इस तरीके से नहीं देखते उसमें। ओके, ठीक है सर। क्योंकि मैं एक रिमार्क स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दूं, ऐसा भी नहीं है, उसका भी तरीका है, मगर वो इससे बिल्कुल लिंक नहीं है वो। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लेनेट सिग्निफिकेशंस की, ग्रह कारकत्व की। तो देखिए भाव कारकत्व से ये तो निर्धारित हो जाता है कि किस किस भाव के फल कौन कौन से ग्रह देंगे, जो अभी हमने निकाले थे कि जैसे पहले भाव के फल बुध देगा। परंतु अब हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इसके बाद आप थोड़ी सी प्रेडिक्शन करने में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे कि हमें पता चल गया पहले भाव के रिजल्ट। अभी वही कुंडली मैंने ली हुई है, उसका आपने देखा होगा तो मैंने बताया था बुध आ रहा था सिग्निफिकेटर। तो पहले भाव के रिजल्ट बुध देगा, मगर वो दे भी पाएगा या नहीं ये अब हम बात करेंगे। ये तो पता चल गया फर्स्ट भाव का सिग्निफिकेटर बुध है,
मगर वो बुध रिजल्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो हम किस तरीके से देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अभी मैंने सभी 12 भावों के सिग्निफिकेटर्स आपको बताए थे, तो उसमें फर्स्ट भाव का सिग्निफिकेटर मैंने बताया था बुध आया था केवल, और सेकंड भाव का सिग्निफिकेटर बुध और गुरु आए थे जो अभी मैंने आपको कराया था। तो पहले भाव के रिजल्ट बुध को देने चाहिए और दूसरे भाव के रिजल्ट बुध और गुरु को देने चाहिए, ऐसा हम मानकर चलेंगे। मगर क्या बुध पहले भाव के रिजल्ट दे भी पाएगा या नहीं, या गुरु और बुध दूसरे भाव के रिजल्ट दे भी पाएगा नहीं, ये अब हम ग्रह कारक से पता करेंगे। तो किस तरीके से पता करेंगे, देखिए ध्यान से, और ये आपका प्रेडिक्शन का पहला स्टेप है। यहां पर देखिए मैंने 2 टेबल बना रखी है। एक टेबल वही है जो अभी हम यूज कर रहे थे, इसके अंदर सभी 9 ग्रह लिखे हुए हैं, उन ग्रहों के नक्षत्र स्वामी या स्टार लॉर्ड लिखे हुए हैं, उन ग्रहों के उप नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड लिखे हुए हैं। ये टेबल आपको हर एक केपी के ऐप के अंदर मिलेगी। इसके अंदर एक और कॉलम होता है, बल्कि 2 और कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में राशि स्वामी या साइन लॉर्ड होता है, और एक चौथा कॉलम होता है, उसके अंदर सब लॉर्ड होता है, जिन दोनों को हम यूज़ नहीं करेंगे। एक दूसरी टेबल मैंने इसके बिल्कुल नीचे लिखी हुई है, ये अभी बनाई थी, वही टेबल ली हुई है मैंने। इसके अंदर देखिए सभी ग्रहों के किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहे हैं वो लिख दिया है आपके सामने, वो की वही टेबल है जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। यहाँ पर सूर्य सिग्निफाई करता है 9th 10th एंड 12th हाउस को, देखिए लिखा है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। बुध सिग्निफाई कर रहा है 1 2 5 6 10 11, वही लिखा हुआ है। तो वो की वही दोनों टेबल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, तो आप एग्री करेंगे। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपको भाव कारक से ये पता चला कि कौन कौन से ग्रह किस किस भाव के रिजल्ट देंगे, ये तो पता चल गया। मगर वो ग्रह रिजल्ट दे भी पाएंगे या नहीं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। उसकी दशा ही रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है, कोई भी ग्रह किसी भी हाउस का सिग्निफिकेटर है या भाव का कार्यश है, तो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में उस भाव के रिजल्ट देता है। ये केपी का भी कंसेप्ट है और ये वैदिक का भी कंसेप्ट है। अब उसकी दशा आ गई, सपोज पहले भाव का सिग्निफिकेटर बुध है, दूसरे भाव का सिग्निफिकेटर गुरु है, उसकी दशा आ गई, तो वो क्या रिजल्ट भी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये अब हम सीख रहे हैं। तो मान लीजिए किसी जातक की गुरु की महादशा चल रही है, आपके पास एक बंदा आया आज, देखिए मैं प्रेडिक्शन सिखा रहा हूँ आपको, आप अभी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। अभी एक पर्सन आया, आपने उसकी कुंडली उठाई और उसकी गुरु की महादशा चल रही है, आपने देखा। अब आपसे वो पूछ रहा है, भाई साहब बताइए मेरी मैरिज हो जाएगी क्या अभी? तो आपने चेक करना है कि गुरु की महादशा में उसकी मैरिज होगी या नहीं होगी। मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ पूरा। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, जिनको हिंदी में थोड़ा डिफिकल्टी है, लेट एमडी ऑफ जुपिटर इज गोइंग ऑन। सपोज जुपिटर की महादशा चल रही है, तो हमें कैसे करना है, आप यहाँ पर गुरु को पकड़ लीजिए इस कुंडली के अंदर प्लेनेट वाली में, और गुरु का नक्षत्र स्वामी और उप नक्षत्र स्वामी, जिसे हम स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड बोलते हैं, उन्हें नोट कर लीजिए। 3 ग्रह काम के हो गए। तो आप कैसे करेंगे, जिस भी ग्रह की दशा में आपको फल देखने कि वो रिजल्ट दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उस ग्रह को नोट करो, उसके नक्षत्र लॉर्ड को नोट करो, उसके उप नक्षत्र लॉर्ड को नोट करो। वो कहाँ से पता चलेंगे, इस प्लेनेट वाली टेबल से पता चलेंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, बहुत लोग बोर भी हो जाते हैं, मैं ज़्यादा बार रिपीट करता हूँ, पर मेरी आदत है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, कि आपको गुरु की दशा के अंदर देखना है कि वो फल दे पाएगा या नहीं किसी भाव से रिलेटेड। तो हमने क्या करना है, गुरु लिखना है, गुरु का नक्षत्र स्वामी लेना है, जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है, और उसका उप नक्षत्र स्वामी लेना है, इन तीनों को लिख लेना है। ये लिख लिया, एक टेबल बना ली इस तरीके की, इसको बोलते हैं, उसकी स्क्रिप्ट बना रहे हैं एक्चुअली हम। आप केपी सुनते होगे तो स्क्रिप्ट वर्ड बार बार बोलते हैं, तो ये स्क्रिप्ट बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो नीचे प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल है, जिसे हम बार बार यूज करेंगे, अभी आपके सामने मैंने बनाई है। इसमें आप देखिए गुरु किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए गुरु दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां भाव सिग्निफाई कर रहा है, तो गुरु के आगे मैंने दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां भाव लिख दिया। अब इसका जो नक्षत्र स्वामी है गुरु, गुरु का देखिए यहाँ पे नक्षत्र स्वामी गुरु ही है, तो वो भी इन्हीं भावों को सिग्निफाई करेगा क्योंकि वो गुरु ही है। तो दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां लिखा।
फिर गुरु का उपनक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड बुध, तो सब लॉर्ड बुध किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो भी नोट कर लूँगा। 1, 2, 5, 6, 10, 11 इन सभी को मैंने लिख लिया है। तो हमने क्या किया है, लेट एमडी ऑफ जुपिटर इज गोइंग ऑन, नोट डाउन नक्षत्र लॉर्ड एंड सब लॉर्ड ऑफ जुपिटर, नाउ राइट डाउन हाउसेस सिग्निफाइड बाई देम। ये 3 चीज़ें हमने नोट कर ली। ये आप सबको आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको प्रेडिक्शन बताने वाला हूँ कि इस गुरु की दशा में इस पर्सन की मैरिज होगी या नहीं होगी जिसकी ये कुंडली है। आप कल से ही देखना शुरू कर सकते हो इसे। तो देखिए मैं अगले पेज पर यहाँ पर चला जाता हूँ। ये यहाँ तक आपको पूरा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ब्रीफ में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास एक पर्सन आया, आपके पास आप एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी पर्सन चल के आया, उसने कहा भाई साहब बताइए मेरी मैरिज होगी कि नहीं। आपने उसकी कुंडली निकाली, देखी उसकी जुपिटर की दशा चल रही है। तो आपने सबसे पहला क्या काम करना है कि आपने देखना है उसका जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है और उप नक्षत्र लॉर्ड कौन है। फटाफट नोट कर लिए दोनों कि ये तो गुरु लॉर्ड कर लिया जिसकी दशा चल रही है, उसका उपनक्षत्र लॉर्ड नोट कर लिया और नक्षत्र लॉर्ड तीनों नोट कर लिए। अब जो ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल से देखा कि वो जो भी तीनों ग्रह आए, 2 भी हो सकते हैं, वो 1 भी हो सकता है, क्योंकि वो ग्रह भी खुद हो सकता है, नक्षत्र लॉर्ड भी खुद हो सकता है, उपनक्षत्र लॉर्ड भी खुद हो सकता है। तो प्लेनेट सिग्निफिकेशन टेबल से उनके जिन जिन भावों को वो सिग्निफाई कर रहे हैं वो नोट कर लिए। भाई इतना काम हो गया हमारा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, इसका विवाह होगा या नहीं। तो मैंने जो फर्स्ट क्लास में आपको बताए थे कि किस किस काम से रिलेटेड कौन कौन से भाव हैं जो हमें याद रखने हैं केपी के अंदर। जैसे वैदिक में हम जनरली एक भाव को मेन मानकर चलते हैं, केपी में हम हर काम से रिलेटेड 3 कम से कम भाव लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे 3 भाव जो इम्पोर्टेंट हैं वो हो गए शादी के लिए, मैरिज के लिए, दूसरा 7वां 11वां भाव होता है। अब हम देखेंगे यदि ये भाव महादशा स्वामी सिग्निफाई कर रहा है तो विवाह हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर महादशा स्वामी गुरु में भी 2, 7 आ रहा है। ये तीनों आना जरूरी नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई एक भी आएगा तो विवाह हो जाएगा। ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में लेटर ऑन बताऊंगा। अभी आप केवल इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस दशा में उसका विवाह होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम आएंगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कोई दिक्कत होगी, कोई डिस्प्यूट होगा, वो हम लेटर ऑन बात करेंगे। मगर विवाह होगा इसका आंसर आप आज ही दे सकते हो। तो इन तीनों में से देखिए 2 और 7 गुरु के अंदर आ रहे हैं, इसके नक्षत्र स्वामी में भी 2 और 7 आ रहे हैं, उपनक्षत्र स्वामी में भी 2 और 11 आ रहे हैं। इसका मतलब तीनों के अंदर विवाह से रिलेटेड भाव आ रहे हैं। इसकी 100% जुपिटर की दशा के अंदर मैरिज होगी। आप एकदम सटीक उसको कह सकते हो कि ये, इसीलिए केपी वाले वो 1 मिनट में बता देते हैं। आपने देखा हुआ है जो कहते हैं ना केपी में हम कोई भी चीज़ 1 मिनट में बता देते हैं, और ये प्रॉमिस इसका 1 सेकंड में हमने देख लिया। वैदिक में तो आप लगाते रहो कॉम्बिनेशंस, तो आपको फिर नवांस देखना पड़ेगा, पहले आपको D1 चार्ट देखना पड़ेगा, उसके अंदर आपको 5-6 पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे, उसमें आपको अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। एफ्लिक्टेड है, नहीं एफ्लिक्टेड है, भाव पीड़ित है, नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको 1 मिनट के अंदर दशा में हमने बता दिया इस पर्सन का गुरु की दशा में विवाह होगा। अब गुरु की दशा होती है 16 साल की। अब पर्सन आया, हम कहेंगे कि आपका गुरु की दशा के अंदर विवाह हो जाएगा, तो वो तो कहेगा यार आपके पास आने का क्या फ़ायदा हुआ, 16 साल में तो मुझे भी पता है कभी न कभी विवाह हो ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब गुरु की अंतरदशाओं को भी इसी तरीके से चेक करोगे। मैं आपको प्रेडिक्शन देना सिखा रहा हूँ। देखिए तो गुरु में आपकी अंतरदशा आएंगी, सबसे पहले गुरु की आएगी, इसके बाद आपकी शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी, उन्हें भी चेक करेंगे। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा को आप चेक करोगे तो गुरु की अंतरदशा तो देखिए इसको सिग्निफाई करेगी ही करेगी। फिर हम और भी टाइम को पिन पॉइंट करने के लिए प्रत्यंतर दशा को भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम टाइम करते हैं, तो वो बाद का टॉपिक है, मगर अभी मैंने यहाँ पर आपको ये बताना सिखाया है। इसमें अब आप में से कौन ऐसा है जिसको कि ये डिफ़िकल्टी आएगी कि वो उसके पास कोई पर्सन आ जाए और दशा बताए कि, और वो नहीं देख पाए कि इसमें मैरिज होगी या नहीं होगी। यदि किसी को ये समझ में नहीं आया हो तो वो मेरे से पूछ सकता है अभी। सर एक क्वेश्चन है सर। जी जी जी। ये सब लॉर्ड का जो लेवल है, जो तीसरे नंबर का लेवल है जी, उसमें अगर कोई शादी के रिलेटेड हाउस नहीं आ रहे हैं, हाँ या 2, 7, 11 में कोई भी नहीं आया, हाँ, तब अभी आप
थोड़ा सा अभी उसको छोड़ दो आप, अच्छा अभी आ रहा है मान के चलो, नहीं आ रहा है उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक बात ये है कि ठीक है सर। देयर आर पैरामीटर्स लाइक मी से कि दशा लॉर्ड हमें एक लेवल तक रिजल्ट देता है, अंतरदशा उससे नेक्स्ट लेवल का देता है, प्रत्यंतर दशा उसको और नजदीक ले आता है जी रिजल्ट्स को। तो इसको हम उस रेशो में किस हिसाब से हम लोग कहेंगे? सर दशा लॉर्ड से आपको ये पता चलेगा कि उसकी दशा में वो काम होगा या नहीं होगा। अब दशा के अंदर हम वो प्रॉमिस दिखा रहा है दशा लॉर्ड, हालांकि अभी मैं इसके लेवल भी बताऊंगा आगे, अभी मैंने लेवल नहीं बताए हैं कि दशा लॉर्ड का खुद सिग्निफाई कर रहा है, उसका सब लॉर्ड कर रहा है या उसका नक्षत्र लॉर्ड कर रहा है, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट थोड़ा बदलते हैं। मगर यदि यहाँ पर जैसे इसकी स्क्रिप्ट में तीनों में ही ये भाव आ रहे हैं, तो ये मैं केवल कह रहा हूँ कि अभी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि पर्सन की जुपिटर की दशा के अंदर मैरिज हो जाएगा। तीनों लेवल पे आना चाहिए 2, 7, 11। नहीं, तीनों लेवल की बात नहीं करेंगे, मगर तीनों पे आ रहा है अभी, ये मान के चलो। उसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, उसके कुछ रूल्स हैं और वो अलग अलग हैं, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा लेटर बताऊंगा, अभी ज़्यादा आगे हो जाएगा। अभी थोड़ा सा मैं जो समझा रहा हूँ ना, एक्चुअली मैं ग्रह कारकत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ग्रह कारकत्व में जैसे मैं केवल महादशा पे गया हूँ, अभी हम इनको इन तीनों लेवलों को जो अभी मैंने देखे हैं, प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड, इन तीनों के बारे में अभी थोड़ा 1-2 क्लास के बाद बात करेंगे। सर राहु केतु के सिग्निफिकेट और सेम ऐसे ही लेने हैं क्या अदर प्लैनेट जैसे? कराएंगे, अभी ऐसे नहीं लेने, राहु केतु के अलग लेंगे। ओके ठीक है सर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। जी सर। हेलो। हाँ योगेश जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने लिखे हैं भाव 2, 4, 7, 8, हाँ। तो विवाह होने का कॉम्बिनेशन है 2, 7, 11। तो 2, 7, 11 में से तीनों आने जरूरी है या कोई एक भी आ जाए तब भी काम हो जाएगा? कोई एक हो तो भी हो जाएगा। ठीक है सर। अब कौन सा होगा, कोई एक है तो किस तरीके से मैरिज होगी उस पर हम बात करेंगे लेटर ऑन, क्योंकि मैरिज अपने आप में एक, जैसे इसमें क्या करेंगे, हम एक एक भाव को पढ़ेंगे। आप लोगों ने अभी मेरे साथ बहुत लंबा रहना है, यदि केपी प्रॉपरली सिखाऊंगा मैं आपको। जी सर, जी एक बिल्कुल सर, हम तो सर 2 आ रहा है उसका अलग मतलब है, 7 आ रहा है उसका अलग मतलब है, 11 आ रहा है उसका मतलब अलग है, और 2, 7 आ रहे हैं तो मतलब अलग है, 2, 11 आ रहा है तो अलग है, फिर साथ में 5 आ गया तो मतलब अलग है। तो उस तरीके से हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे चल के। जी सर। और किसी का कोई डाउट हो? सर मेरा एक इसमें क्वेश्चन है, तो हम इसमें ये मान के चले कि गुरु की महादशा और बुध की अंतरदशा में शादी हो जाएगी? नहीं सर, बुध को मत लाइए, बुध तो हमने देखा ही नहीं है। सर इसमें बुध भी तो शादी दे रहा है ना, बुध भी। नहीं वो सर अभी आप उस तरीके से मत लिंक करो। जब बुध की स्क्रिप्ट बनाएंगे तब हम देखेंगे उसे। केवल अकेला बुध नहीं, उसका हम नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड भी तो देखेंगे। हाँ। एक इसमें जैसे 3 है, अब ये तीनों दे रहे हैं ना, इसलिए मैंने कह दिया मैरिज हो जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी हाँ जी। 2, 7, 11 आएगा तो सर तभी भी मैरिज हो जाएगी। इन तीनों में से कोई एक आ जाए तो भी हो जाएगी, 2 आ जाए तो भी हो जाएगी, तीनों आ जाए तो भी हो जाएगी। अब वो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा, किस तरीके से होगी, वो घर वालों की सहमति से होगी या उस पर्सन की सहमति से होगी, उसको मैरिज से फ़ायदा होगा नहीं होगा, वो मैरिज के बाद उसकी वाइफ उसको घर से दूर ले जाएगी, साथ रहेगी, ये सब फिर हम एनालिसिस करेंगे बाद में। अभी हम एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, जो हमारा बेसिक पॉइंट तो मैरिज है नहीं है, हमारा बेसिक पॉइंट है ग्रह कारकत्व। कोई भी ग्रह किसी भी हाउस से रिलेटेड फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा अपनी दशा और अंतर दशा में, तो हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं केवल। थैंक यू सर, थैंक यू। जी 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 थैंक यू सर। जी सर इसमें जैसे अपने वैदिक में ट्रांजिट लगाते हैं, ये वैसे ही करते हैं कि इसमें अंतरदशा भी ऐसी हाउस वाइज देख के करते हैं? ऐसे ही लगाएंगे, और ट्रांजिट लगाने के भी नियम अलग हैं इसमें। अच्छा सर, अपन कोर्स पूरा करेंगे इस पे?
मैडम मैं पूरा आपको एडवांस हायर लेवल नहीं सिखाऊंगा, पर मैं आपको प्रेडिक्शन से पहले छोड़ूंगा नहीं। आप छोड़ जाओ तो बात अलग है। नहीं सर, मैं छोड़ने के लिए नहीं आई सर। मेरे पास आप आए हो तो मैं आपको, आप ये मान लो आपकी कई साल की गई, मुझे पढ़ाने का शौक है, आपको ये बता देता हूँ मैं। और पढ़ाने के लिए मेरे पे इतना है कि वो 10 साल तक भी पढ़ोगे तो ख़त्म नहीं होगा। सर ओके सर, हाँ ओके, जी। थैंक। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये तीनों में ही आना जरूरी है, जैसे कि ग्रह है, एनएल है और एसएल है, तीनों सर में ही होना है, किसी एक में नहीं, नहीं भी हो ऐसा है, सकता? इसके रूल्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तीनों में आ रहा है तो मैरिज हो जाएगी, अभी ये मान के चलो सर। ओके सर, ओके। क्योंकि इस पे हम डिटेल में अभी थोड़ी 2-4 क्लास के बाद बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक नहीं है हमारा। मैंने केवल ये बताया था कि हम देखना चाहते हैं कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में फल दे पाएगा नहीं दे पाएगा। तो यदि उसका ग्रह भी और नक्षत्र स्वामी और नक्षत्र तीनों में यदि कोई भाव आ रहा है तो उससे रिलेटेड रिजल्ट तो पक्का मिलेंगे ही, पक्का मिलेंगे, मतलब ये वो केस है। राइट सर, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। राहु केतु इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये थोड़ा सा मैं थ्योरी यहाँ पर बता रहा हूँ। आभा मैम, जी आभा मैम, हाँ थैंक यू। राहु केतु ये थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो वैदिक ज्योतिष में आपने सुना होगा, राहु केतु को हम शेडोई या छाया ग्रह ट्रीट करते हैं, ग्रह नहीं है। मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में उन्हें फुल फ्लैश ग्रह, जैसे आपका सन है, जैसे मून है, जैसे मार्स है, एक कंप्लीट ग्रह की तरह ट्रीट करेंगे। और बल्कि आप आगे जाओगे तो और ग्रहों से भी ज़्यादा बली माना जाता है इनको, वो बताऊंगा मैं लेटर ऑन। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर राहु और केतु को आप कोई छाया ग्रह या शेडोई प्लेनेट कंसीडर नहीं करेंगे। अब राहु की बात आई तो मैं, आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं और वैदिक ज़्यादातर ने की हुई है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ। क्योंकि राहु और केतु के बारे में मेरा ऐसा मानना है कि 90% लोग में कन्फ्यूज़न ही होता है। जैसे आपका लग्न होती है, लग्न एक्चुअल में क्या होता है, एक बिंदु होता है आपकी कुंडली के अंदर, और वो जिसकी भी राशि में आता है, वो बिंदु जिसकी भी राशि में पड़ता है उसे हम लग्न लॉर्ड बोल देते हैं। और लग्न कैसी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा उसका लग्न लॉर्ड कैसा है, किस भाव में जाकर बैठ गया, कैसी राशि में जाकर बैठ गया, उसके बेस पर हम लग्न के बारे में बात करेंगे। लग्न के बारे में जो 90% या 80% जो चीज़ है वो उसके लॉर्ड पर डिपेंड करती है। तो लग्न कुछ भी नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर एक पॉइंट है, एक बिंदु है, और लग्न कैसी होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा उसका लग्न लॉर्ड कैसा है कुंडली के अंदर। राहु केतु भी केवल बिंदु हैं बस, जैसे लग्न है वैसे ही राहु है, जैसे लग्न है वैसे ही केतु है, एक डॉट है वो बस। और वो डॉट किसकी राशि के अंदर जाके गिरा, वो डॉट उस राशि के हिसाब से रिजल्ट देगा। जैसे आपकी कुंडली के अंदर राहु शुक्र की राशि में बैठ गया, अब आप उस कुंडली के अंदर शुक्र को देख लो, आपको कोई नियम याद करने की जरूरत नहीं है, शुक्र जैसा है वैसा ही राहु होगा, क्योंकि राहु कुछ होता नहीं है, राहु एक पॉइंट है, और उसके रिजल्ट वैसे ही होंगे जैसा कि वो जिसकी राशि में है, उसका जो लॉर्ड है वो यदि बुरे भावों में जाकर बैठ गया तो वो नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, अच्छे भावों में बैठ गया अच्छे रिजल्ट दे देगा, अच्छे भावों का स्वामी है अच्छे रिजल्ट दे देगा। मगर राहु और केतु के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ, राहु शुक्र के रिजल्ट देगा आपको, राहु के शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र के रिजल्ट देगा, और वो आपको लग्जरी देगा, सभी तरह की सुख सुविधाएं देगा, पैसे देगा और सब कुछ देगा, मगर आपको तकलीफें भी 100% देगा। राहु और केतु की ऐसी कोई दशा हो नहीं सकती कि राहु और केतु की किसी पर्सन की दशा हो, वो कितना ही बेनिफिक हो, कितना ही स्ट्रांग हो, कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, वो आपके सारी ज़िंदगी में चेंज कर देगा, आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, मगर आपको वो इक्वली परेशानियां 100% देगा। राहु और केतु की कभी कोई दशा ऐसी हो नहीं सकती कि वो 100% बिल्कुल अच्छी हो या 100% बिल्कुल ख़राब हो।
मगर यदि वो किसी अच्छे ग्रह की राशि में, बेनिफिक प्लेनेट की राशि में, केंद्र और त्रिकोण में जो स्वामी है उनकी राशियों में हो, तो वो बहुत एक्सीलेंट अच्छे रिजल्ट देता है। मगर ये राइडर आप ध्यान रखिएगा, राहु केतु को जो लोग भी दशाएं देखते हैं, ये मैं पक्का सूत्र बता रहा हूँ और ये काफ़ी रिसर्चड ही नहीं है, मतलब एक क्लासिक्स के बेस पर मैं सूत्र बता रहा हूँ। किसी को चाहिए तो मैं इसका बुक का भी रेफरेंस दे दूंगा, मेरे पास बुक है वो। तो राहु केतु आपका बुरा भी करेंगे, ये आप सर्टेनली मानकर चलें। अब मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आ जाता हूँ अपने राहु केतु इन केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष में मैंने कहा राहु केतु को हम एक पूरे ग्रह की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्रैक्टिकली दे आर नॉट फिजिकल बॉडीज, कोई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, शरीर नहीं होता। दे आर पॉइंट्स वेयर ऑर्बिट्स ऑफ मून एंड अर्थ इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो ये ज्योमेट्रिकल रीजन हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूँ, नहीं बता रहा। सबको मालूम है राहु और केतु वक्री मोशन में रहते हैं, उल्टा चलते हैं, बाकी सभी ग्रह सीधा चलते हैं। तो जैसे आपका मंगल है, तो मंगल यदि 7 राशि में है तो 7 के बाद 8 में जाएगा, यदि वो वक्री नहीं है तो। मगर राहु केतु का उल्टा ही है, 7 राशि में है तो वो 8 में ही जाए, वो 6 में जाएगा, उल्टा चलेगा। केतु भी उल्टा चलेगा, मगर वो 1-2 दिन के लिए कई बार वो स्टेशनरी भी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और 1-2 दिन के लिए वो डायरेक्ट भी हो जाते हैं। तो ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं होते, फॉर 2 to 3 डेज वो कभी कभार डायरेक्ट भी होते हैं, जबकि वो 18 महीने तक उल्टा चलते हैं। जब वो कभी कभार उस पीरियड के अंदर 1-2 दिन के लिए वो एक जगह पे स्टेशनरी भी हो जाते हैं और वो 1-2 दिन के लिए डायरेक्ट भी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, राहु एंड केतु को कोई भी लॉर्डशिप नहीं दी हुई है, ध्यान रखना। लास्ट क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, ये अब सेल्फ क्रिएटेड है। किसी भी ग्रंथ के और क्लासिक्स के अंदर राहु केतु ना उच्च के होते हैं, ना नीच के होते हैं, ना उनके पास कोई भी स्वामित्व है, ना ही उनके पास कोई लॉर्डशिप है, क्योंकि वो है ही कोई चीज़ नहीं। राहु केतु कुछ होते ही नहीं है तो लॉर्डशिप कैसे होगी। ना ही वो उच्च के हो सकते हैं, ना ही वो नीच के हो सकते हैं, वो केवल पॉइंट हैं। जैसे आपकी लग्न ना ऊंच की हो सकती है, लग्न नीच की हो सकती है, इसी तरीके से राहु और केतु केवल पॉइंट होते हैं। तो वो किस राशि में स्थित है ये बताया जा सकता है बस। इसके अलावा राहु केतु के बारे में कोई भी चीज़ नहीं बता सकते आप। वो उनकी ना ही तो कोई राशियाँ होती हैं, और जो लोग मानते हैं वो माने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जो हम पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु की कोई भी स्वामित्व नहीं होगा, उनकी कोई दृष्टि नहीं होगी, उनका कोई एक्सोल्टेशन नहीं होगा, उनका कोई डेबिलिटेशन नहीं होगा, ना वो उच्च के होंगे ना नीच के होंगे। 5वें पॉइंट पे लिखा है वी विल नॉट कंसिडर एनी एस्पेक्ट ऑफ राहु एंड केतु। राहु केतु की कोई भी दृष्टि हम नहीं मानकर चलेंगे। बहुत सारे लोग गुरु वाली दृष्टि राहु केतु की मानते हैं, पर मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं मानता, और हम जो पढ़ेंगे उसमें भी नहीं मान के चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने 6 पॉइंट लिखा है, इफ राहु एंड केतु रिप्रेजेंट एनी प्लेनेट देन वाइल एनालाइजिंग इवेंट रिलेटेड टू दैट प्लेनेट। यदि राहु केतु किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट को जब आपने एनालाइज करना है तो उस ग्रह की बजाय राहु को इंपॉर्टेंस देनी है आपको। यहाँ पर राहु सबसे बली माना जाएगा। जैसे चौथे भाव का सिग्निफिकेटर शुक्र है, चौथे भाव का सिग्निफिकेटर शुक्र है, मगर राहु शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो आपको राहु को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। इस टॉपिक पर मैं अभी लेटर आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मगर इतना मानकर चलें, यदि भी किसी भी ग्रह को यदि राहु केतु सिग्निफाई कर रहे हैं किसी भी ग्रह को, तो उस ग्रह के कंपैरिजन में आपको राहु और केतु को ज़्यादा वेटेज देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन केपी एस्ट्रोलॉजी राहु केतु आर कंसिडर्ड स्ट्रोंगर देन अदर सिग्निफिकेटर्स। इनको सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर माना जाएगा। क्लास के एंड में मैं 2 या 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। एक अभी जैसे मैंने आपको सिग्निफिकेटर समझाए थे पहले भाव के, तो मैंने बताया था कि ये लेवल 1 का सिग्निफिकेटर है, ये लेवल 2 का सिग्निफिकेटर है, ये लेवल 3 का सिग्निफिकेटर है, ये लेवल 4 का सिग्निफिकेटर है। 4 तरीके के सिग्निफिकेटर्स हमने बताए थे। इनका मतलब क्या है थोड़ा सा अब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा लेवल 1 का सिग्निफिकेटर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, लेवल 2 का सिग्निफिकेटर उससे वीक, लेवल 3 का उससे वीक, और लेवल 4 का उससे वीक होता है। अब हम जब किसी भी भाव को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि लेवल 1 का सिग्निफिकेटर तो एक काम को बना रहा है और लेवल 3 का उसी को बिगाड़ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट टाइप के रिजल्ट दे रहे हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलेगा।
हमने एक भाव के 4 तरीके के सिग्निफिकेटर निकाले, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। कई बार लेवल 1 लेवल 2 का कोई होता ही नहीं है, अभी आपने देखा था, केवल लेवल 3 या लेवल 4 का ही है। मगर उस परिस्थिति में जब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 के एक से ज़्यादा प्लैनेट सिग्निफिकेटर हैं, एक प्लैनेट रिजल्ट दे रहा है और दूसरा उसके अपोजिट रिजल्ट दे रहा है, तब हम इस प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। क्यों सिग्निफिकेटर की जानकारी होना जरूरी है, वो मैं अब रीज़न बता रहा हूँ आपको। हालांकि टेबल आपको मिल जाएगी, उसमें लिखे होंगे ये सब सिग्निफिकेटर हैं, आप 1 मिनट में देख पाओगे, मगर आपको नॉलेज होना जरूरी है कौन लेवल 1 का है, कौन लेवल 2 का है। कि सपोज पहले भाव के सिग्निफिकेटर बुध और गुरु हो गए। अब बुध तो कह रहा है, उसकी हम स्क्रिप्ट देखते हैं, वो तो नेटिव की मैरिज करा रहा है और गुरु मना कर रहा है। अब कैसे डिसाइड करेंगे? अपोजिट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, दोनों में विरोधाभास हो गया, एक करा रहा है एक नहीं करा रहा। तब हमें देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। जो स्ट्रॉन्ग होगा दोनों में, उसकी बात को माना जाएगा, जो वीक होगा उसकी बात को नहीं माना जाएगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के सिग्निफिकेटर्स का हम क्या यूज़ करेंगे? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट देख रहे हैं, 2 प्लैनेट आए आपके, कि एक प्लैनेट उसके एक भाव के एक से ज़्यादा प्लैनेट सिग्निफाई करते हैं, एक पर्टिकुलर प्लैनेट उस भाव के रिजल्ट दे रहा है, उस भाव के रिजल्ट को पॉजिटिव वे में दे रहा है, मगर दूसरा नेगेटिव वे में दे रहा है। तब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एक तो सिग्निफाई कर रहा है, दूसरा नहीं सिग्निफाई कर रहा है? इसको मैं प्रैक्टिकल चार्ट से भी बताऊंगा बाद में। तो आपको ये देखना है कि उन दोनों में जो भी है प्रबल या स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर कौन है। स्ट्रॉन्ग वो होगा जो लेवल 1 का है एज कम्पेयर टू लेवल 2। तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जैसा कह रहा है वैसे इवेंट हो जाएंगे, और स्ट्रिंग सिग्निफिकेटर यदि मना कर रहा है और दूसरा कह रहा है तो वो इवेंट नहीं होगा। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा क्या बता रहा था मैं, चलो इतना ही है अभी आज की क्लास के अंदर। आप में से किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या आपके कोई क्वेरीज हो तो वो पूछ सकते हैं। सर आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग जो रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा सर इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है करके? लेवल 1 का है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेवल 2 का उससे वीक होता है। अभी मैं बता देता हूँ, चलो आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं वहाँ जहाँ सिग्निफिकेटर बताए थे वो टेबल ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ कौन स्ट्रॉन्ग होगा। ये टेबल मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, तीसरा भाव, तीसरे भाव के 4 सिग्निफिकेटर हैं, या आप दूसरा भाव ले लो, इसके 2 सिग्निफिकेटर हैं, गुरु और बुध। दिख रहे हैं ना आपको, गुरु और बुध। अब इसमें गुरु सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है और बुध सबसे वीक सिग्निफिकेटर है। अब सपोज गुरु किसी काम के लिए हाँ कह रहा है और बुध उस काम के लिए मना कर रहा है, तो अब जो गुरु कहेगा वैसा मानेंगे, और गुरु मना कर रहा है और बुध हाँ कर रहा है तो भी गुरु की बात ही आपको माननी है। वो मैं प्रैक्टिकल 1-2 क्लास के बाद हम उसमें देखेंगे कि एक पर्टिकुलर भाव के एक से ज़्यादा सिग्निफिकेटर होते हैं, एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेटर भाव के रिजल्ट को पॉजिटिव वे में दे रहा होता है और दूसरा नेगेटिव वे में दे रहा होता है। तब हमें देखना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है, उसके हिसाब से आपके रिजल्ट मिलेंगे। क्लियर है मैम? जी थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी की क्वेरीज? तो इसमें स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड का इम्पोर्टेंस कम रहता है सर, होगा ऐसा है? इम्पोर्टेंस नहीं, अच्छा, वो बाद में। इनके भी जब हम देखेंगे तो सर इनके जो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड को देखेंगे हम। अभी मैंने बताया था ना गुरु के केस में हमने क्या क्या देखा था। अच्छा अच्छा, ओके। स्टार लॉर्ड भी देखा था, सब लॉर्ड भी देखा था, तीनों मिलके ही रिजल्ट देंगे। अब मैं उस पे स्टार लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड पे हम 1-2 क्लास के बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कितने परसेंटेज फल देने में हेल्प करेगा, कौन यदि यस कर रहा है तभी रिजल्ट मिलेंगे। तो उन तीनों के बारे में हम 2-1 क्लास के बाद बात करेंगे। सर ये वाली टेबल, ये इसमें जो एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर है उसमें है क्या? दिख नहीं रही है सर। क्या चीज सर? ये जो टेबल है, हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर है ना मोबाइल का, एस्ट्रोसेज। उसमें ये बनाना नहीं है, उसके अंदर कैसे है बनाएंगे? सर, सर बना हुआ है सर, कप्स है देखिए, कस्प लिखा है, प्लेनेट लिखा है सर, देखिए। नहीं, लेवल 1 लेवल 2 वगैरह देख लो, शायद मुझे ध्यान नहीं है, क्यों मैं है बेसिकली सर, स्टार सब है यूज सर। करता हूँ वो वाला, तो मुझे
होगा, देख लो आप एक बार। एस्ट्रोसेज में सब है सर, एस्ट्रो टॉक में नहीं, एस्ट्रोसेज में सब है सर। एस्ट्रोसेज में ये वाली टेबल नहीं दिख रही मुझे, ये है जो सिग्निफिकेटर सर, सर आगे वो कीजिए, मिल जाएगा, है आगे धीरे धीरे खसकाइए, L1 L2 वाला है पूरा। होगा वो, वैसे ज्यादातर में होता है। वो प्लेनेट में तो दिख रहा है L1 L2 प्लेनेट वाली टेबल में, और नहीं सर, तो नहीं देख। L1 L2 वाला है सर। एक मिनट सर, मैं भी देख लेता हूँ। होगा वैसे, मैम कह रही है तो होगा ही। बट सर वो प्लेनेट वाली टेबल में तो दिख रहा है, जो आपने लास्ट टेबल में बताई थी, जिसका हेडिंग था प्लेनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 करके। एक मिनट सर, देख लेते हैं। इसमें वो T1 T2 दिखा रहा है, L1 L2 की वो अलग है। एक मिनट देख लेते हैं। को केपी कर दीजिए, पहले उसको केपी कर दीजिए कर दिया चार्ट को, और उसके बाद आप खसकाइए। हाउस सिग्निफिकेटर के बाद है प्लेनेट सिग्निफिकेटर, उसमें L1 L2 L3 L4 सब है सर। अरे मैं ये जो प्लेनेट सिग्निफिकेटर की तो बात थर्ड ईयर, ये तो हाउस सिग्निफिकेशन की बात हो रही है सर। आप जो L1 L2 उसके बाद और खसकाइए सर। हाँ मैं हाँ किसका है? मैं वो सही बोल रही है वो, कि वो जो L1 L2 L3 ऐसा लिखा नहीं है, उसमें लिखा है स्टार लॉर्ड ऑक्यूपेंसी और स्टार लॉर्ड ओनरशिप विच इज कॉल्ड L1 L2 L3। सही बात है सर प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू टूल देखिए सर आप। हाँ देखा है। हाँ तो इसमें लिखा तो है L1 L2 L3 L4। अच्छा, वो प्लैनेट्स के लिखे हुए हैं। यार ये प्लेनेट्स के लिखे हुए हैं। करेक्ट, ये प्लैनेट्स के हैं। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये प्लेनेट्स तो के हैं। मैं तो पहले ही खुद ही कह रहा था कि इसमें नहीं मिलेंगे, पर वो दूसरी सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है सभी में। स्टार 1 में होगा वो। हाँ, स्टार 1 में तो है, स्टार 1 में है। इसमें नहीं है। हाँ, इसमें नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। और कुछ सर किसी ने पूछना है? अच्छा सर, जी मुझे एक सवाल पूछना था कि जी। मेरा